वेलकम है आप सभी का लेट्स लर्न केमिस्ट्री चैनल में। होप है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो स्टूडेंट्स, हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री से ही हम आपकी बात स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। वैसे हमने सेपरेट टॉपिक्स की डिफरेंट वीडियोस डाली हुई हैं, लाइक कभी लिमिटिंग रीजन एक्सप्लेन कर दिया, कभी हमने लॉ एक्सप्लेन कर दिए, कभी एसएफ वैल्यू कैलकुलेट कर दी। तो अभी हम लास्ट एक स्टूडेंट्स ने बोला था मैम प्लीज़ एक वीडियोस बना दीजिए जिसमें हम कंप्लीट चैप्टर का ओवरऑल आपको मिल जाए, 10 से 15 मिनट में आपका कंप्लीट रिकैप हो जाए। डिटेल डिस्कशन हर एक टॉपिक्स के हमने सेपरेट वीडियोस डाल रखी हैं। क्लास 11th केमिस्ट्री वाले में आप प्लेलिस्ट आके चेक कर सकते हो। तो टुडे हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 11th की यूनिट 1 कि कम टाइम में अगर किसी स्टूडेंट्स को देखना है, ये पूरा डिटेल डिस्कशन भी है ऑलरेडी इन सभी का, वो भी आप चेक कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो अभी हम इसमें बताएं जो इंपॉर्टेंट थिंग्स। देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम एक ही यूनिट में अगर बहुत ज़्यादा डेप्थली हम देखें डीपली चीज़ों को तो ज़्यादा टाइम भी लग सकता है और कम टाइम। जो मेन थिंग्स हैं जो अपने को पढ़ना है, क्योंकि हमें बहुत सारा सिलेबस भी कवर करना है, नई नई थिंग्स के बारे में जानना है। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वाली यूनिट्स में क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या बातें होंगी इसमें। देखो नाम से कुछ पता चल रहा है, सम बेसिक। सम का मतलब कुछ बेसिक बातें जो आप ऑलरेडी 9th 10th में सीख के आए हो उनका थोड़ा सा यूज करवाएगा और कुछ एक्स्ट्रा आप सीखोगे। तो पहले जो स्टार्टिंग में थिंग्स पढ़ते हैं ना, वो ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं अपनी क्लास 9th में। हमने डिस्कशन किया था कि केमिस्ट्री है क्या। केमिस्ट्री वो ब्रांच है साइंस की जो हमें बताती है मैटर के बारे में, मैटर किससे बना है, एटम एटम किससे बना है, रिएक्शन क्या होती है, कैसे इंटर कन्वर्जन होता है इनके बीच में, ठीक है। वो बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी का, ये सारी थिंग्स हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जैसे ऐसे फिजिक्स आप नेचुरल फिनोमेना के बारे में पढ़ते हो, बायोलॉजी में बॉडीज में कैसे रिएक्ट क्या, वो सारी थिंग्स। हर एक ब्रांच का एक काम है। मैथमेटिक्स का एक अलग काम है, इंग्लिश का एक अलग काम है, हर एक लैंग्वेज। तो यहाँ पे जो अपनी यूनिट है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो स्टार्टिंग में जो पोर्शन हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं मैटर। वो आपको ऑलरेडी आता है, हम दोबारा फिर से नहीं करवा रहे, हमने एक वीडियोस बनाई हुई है। तो केमिस्ट्री में जब अगर आप यूनिट को पढ़ने बैठोगे तो सबसे पहले आपको केमिस्ट्री बताएंगे क्या है वो बताइए, फिर उसकी क्या एप्लीकेशन है अपनी डेली लाइफ में। हम हर एक जगह केमिस्ट्री है। जैसे हम अगर कोई भी थिंग्स आपको जैसे सुन रहे होंगे तो कैसे आपके काम कर रहे हैं, देख कैसे पा रहे हो, ठीक है। और कैसे हम रेस्पिरेशन की रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस की देखें। अगर हम कपड़ों के कलरफुल आप क्लोथ्स देखते हो, डाइज का, कलर्स का, कैसे सारी थिंग्स होती हैं, ठीक है। ऐसे आप जैसे फर्टिलाइजर देखते हो, ये सारे थिंग्स में, फूड के अंदर, मेडिसिन में, दवाइयों में, बहुत सारी हर जगह केमिस्ट्री का यूज है। तो वो एप्लीकेशन हम पढ़ते हैं। फिर केमिस्ट्री की स्टार्टिंग हुई थी स्टूडेंट्स से सबसे पहले मैटर की। साइंटिस्ट ने जाना कि मैटर है क्या। मैटर को हिंदी में पदार्थ बोलते हैं। तो कोई भी आपको स्पेस में अपने आसपास जो भी थिंग्स दिखाई देती है वो सारी क्या है, मैटर है। कुछ ना कुछ हर एक चीज का मास होता है। सेकंड थिंग्स वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब स्पेस ऑक्यूपाई करना। तो ये दो थिंग्स किसी की है तो वो मैटर होता है। ओके, फिर मैटर को दो भागों में डिवाइड किया गया। मान लो ये फिजिकल हो गया, ये केमिकल। फिजिकल होता है आप देख कर, मान लो वहाँ दो स्टूडेंट्स मैंने खड़े कर दिए, एक फिजिकली फिट है या नहीं, कितनी हाइट है, देखकर कोई रिएक्शन नहीं कर रही किससे क्या है। तो फिजिकल मैटर को आपने कोई चीज देखा, मान लो आप इसको देख लो डस्टर को, आपसे मैंने पूछा बताओ ये कैसा है। मैंने ये नहीं पूछा कि किससे बना, मैंने पूछा कैसा है। देखकर आपने उसकी साइज के हिसाब से कितनी जगह घेरेगा, क्या है, हार्ड है, फ्लूइडिटी क्या है, कुछ बेसिक बातों के हिसाब से आपसे पूछा। तो वो क्या है अब देखकर आप बताओगे। इसकी शेप जैसे यहाँ पे मैंने इसको कहीं और रख दिया तो भी शेप चेंज नहीं होने वाली ना, जितनी जगह अब उतनी वॉल्यूम रहेगी आपके पास ये। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऐसे हमने फिजिकल क्लासिफिकेशंस में वैसे दो और होती हैं, बोस आइंस्टीन, प्लाज्मा। क्योंकि वो नॉर्मल नहीं मिलती स्टूडेंट्स। प्लाज्मा जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है तब मिलती है हमें, थाउजेंड्स में हम बात करें, ज्वालामुखी विस्फोट नाम सुना होगा। एंड जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन वाली जो स्टेट्स होती है वो वेरी लोएस्ट टेम्परेचर्स पे, जब माइनस में होता है, जब स्टेट्स हम देखते हैं पार्टिकल की बेसिकली। फिर जो ये सारी बातें अपना 9th में हम पढ़ते थे सॉलिड, लिक्विड, गैस में, पहला टॉपिक ही अपना यही होता था मैटर इन सराउंडिंग। ये हमने करवा भी रखा है। और डिस्कशन चाहिए तो यूनिट 1 9th वाले देख लेना, पता चल जाएगा। फिर इसमें मेन थिंग्स है इस यूनिट की, 4 टॉपिक्स अच्छे से हैं। फर्स्ट वन इज मोल कंसेप्ट आपको अच्छे से, देन कंसंट्रेशन टर्म, इसी के बेस पे क्लास 12th की फर्स्ट यूनिट बनेगी आपकी सॉल्यूशन। देन थर्ड हम बात करें इसी यूनिट का लिमिटिंग रिएजेंट, या आपसे पूछेंगे एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करवाना या मॉलिकुलर फार्मूला, तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन रहेंगे। तो ये 4 हैं ज़्यादा मेन जो चीज़ें हम बताएं जहाँ से क्वेश्चंस रहेगा। एक है आपका थ्योरेटिकल पोर्शन लॉज से, 5 लॉ आपकी एंड डाल्टन लॉ की पोस्टलेट्स। तो ये सारी थिंग 1 मार्क्स का क्वेश्चन समटाइम्स सिग्निफिकेंट फिगर से आ जाए। तो वो सारी हम एक ही वीडियोस में कंक्लूड कर रहे हैं, आप सबको अच्छे से देखने हैं। तो मैटर वाला पोर्शन ऑलरेडी हो चुका है, उसके बाद हमने लॉ वाला एक्सप्लेन किया था। तो हम जो बोल रहे हैं उस पर आपको ध्यान देना है, नोट राइटिंग, क्योंकि हम ये राइट कर चुके हैं, जल्दी आपको एक्सप्लेन करेंगे ताकि कम टाइम में आपका रिकैप हो जाए 1 मिनट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलती है। लॉ होता है एक सिद्धांत, जैसे उस टाइम पे सबसे पहला लॉ था कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब कांस्टेंट रहना, बदलेगा नहीं, मास मतलब वजन। तो इन्होंने ये कहा जैसे मैटर है, मैटर को भी हम क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। क्या बोला, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय।
अब इसमें क्या बोला इन्होंने, कोई भी आप केमिकल रिएक्शन कर रहे हो, केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब है, कुछ रिएक्टेंट होंगे और कुछ एक नया प्रोडक्ट बनेगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने ये कहा कि मान लो सपोज ए प्लस बी आपका कोई रिएक्टेंट था और सी प्लस डी कोई प्रोडक्ट बन रहा है या सी बन रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग जो मास है, जो वजन है, अगर इस साइड टोटल मास इनका मिलाकर 100 हो रहा है तो इस साइड भी 100 ही होना चाहिए, 99.9 भी नहीं होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इक्वल लेके जैसे आप मान लो मार्केट में आप जाते हो कोई भी थिंग्स, आपको 1 किलो चीनी चाहिए, तो अगला क्या करता है, शॉपकीपर रेफरेंस में एक वेट रखता है 1 किलो का, आपको रेफरेंस तोल के देता है। इन्होंने ये बताया कि कोई रिएक्शन मान लो ये आपका रिएक्टेंट था, आपने प्रोडक्ट पी बना लिया, तो इसका जितना वजन है ना उतना ही इसका होना चाहिए, मास दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, बोला था कंजर्वेशन ऑफ मास में, वो चेंज नहीं होना चाहिए। बट इसकी भी एक लिमिटेशन है, जब न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ते हो ना तो वहां ये बदल जाता है, मतलब बदल क्या जाता है, वहां पे मास है ना वो एनर्जी में बदल जाता है। फिजिक्स में आपने डिटेल से पढ़ा होगा, वो भी 2 टाइप की होती है, न्यूक्लियर फिजन और फिजन। FISS वाली होती है टूटना, FU वाले में जुड़ते हैं पार्टिकल, फिर उसमें मास एनर्जी में बदल जाता है, तो वहां पे ये एप्लीकेबल नहीं होगी। बट जनरल जितनी भी आप रिएक्शन पढ़ोगे वहां पे क्या एप्लीकेबल होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देन दूसरी लॉ आई, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। उसका क्या नाम था, एक कंपाउंड की बात की उसने, डेफिनेट का मतलब था फिक्स, जो बदले ना, एंड कांस्टेंट बोल दो या बदले ना, और प्रोपोर्शन का मतलब था रेशियो। उन्होंने ये बताया कि कोई भी कंपाउंड है, सपोज आप कोई भी मान सकते हो, जैसे पानी का हमने एग्जांपल लेके बताया था आपको, पानी है, पानी में कौन कौन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एक हाइड्रोजन का मास 1 है, 2 हाइड्रोजन तो कितना हो गया 2, एक ऑक्सीजन का मास 16, तो इसका रेशियो करोगे तो कितना आएगा 1:8। अब इन्होंने कहा कि पानी आप तालाब का ले लो, कुएं का ले लो, घर का ले लो, अब पानी के अंदर अगर आप इन एलिमेंट का मास का रेशियो देखोगे तो ये फिक्स रहेगा, ये नहीं है कि बदल जाएगा, आपने तालाब से लेके आए उसका बदल गया समुद्र में। तो कोई भी कंपाउंड है, सोर्स कोई भी हो, तो उसमें मास है, जो एलिमेंट के मास का रेशियो वो फिक्स रहेगा, पॉइंट में कभी नहीं आएगा, एक होल नंबर में ही आएगा वैल्यू। ये था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। फिर एक और आया मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल ने क्या कहा, जब 2 एलिमेंट जुड़ रहे हैं और एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक एलिमेंट का कार्बन फिक्स है, जैसे ऐसे मान लो आप, सपोज कार्बन है, अगर वो ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन हुए तो क्या बनाएगा स्टूडेंट्स, CO बनाएगा। अगर यही कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन हो जाए तो क्या बनाएगा, CO2। अब इन्होंने इनका कहा कि मास का जब आप रेशियो लोगे, एक कार्बन का मास 12 है, 2 कार्बन का, एक ऑक्सीजन का 16, यहाँ रेशियो है 12:16, यहाँ लोगे तो एक ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन है तो 32। अब यहाँ रेशियो लोगे, एक एलिमेंट का मास फिक्स है, कार्बन का बदला नहीं ना, यहाँ पे भी 12, अब इनका रेशियो लोगे तो वो भी एक होल नंबर में ही रहेगा, पॉइंट में नहीं आएगा, तो क्या आएगा 1:2। तो ये किसने बोला था, मल्टीपल ने। इसकी भी सेपरेट 5 मिनट की वीडियोस मिल जाएगी और ज्यादा डिटेल चाहिए तो। देन हम चलते हैं किस पे, फर्स्ट वन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, डेफिनेट प्रोपोर्शन एंड मल्टीपल प्रोपोर्शन हो चुका है। उसके बाद अपना कौन आता है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल ने ये बोला कि अगर ए और बी एलिमेंट है कोई, ठीक है, जैसे मान लो इसको ट्रायंगल से आपको समझा देते हैं सभी, जैसे ये मान लो सपोज कार्बन है, ये मान लिया आपने, कार्बन है, अगर वो ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन होता तो क्या कंपाउंड बनता है आपका, CO2। अगर आपके पास ये कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ जाए, हाइड्रोकार्बन देखते हो स्टेबल, CO2। अगर ये हाइड्रोजन, जैसे ये एलिमेंट A है, ये एलिमेंट B है, तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल ने ये बोला A और B के जो मास का रेशियो है, और यहाँ पे जो एलिमेंट C है, यहाँ पे वाले देखो तो ये वाला रेशियो ये वाला सेम आएगा। उसने ये बोला, जैसे अगर यहाँ देख लो, अब CO2 में मास का रेशियो देखो, एक कार्बन का मास 12, 2 ऑक्सीजन का 32, यहाँ एक कार्बन का 12, 4 हाइड्रोजन का। अब कार्बन का तो चेंज नहीं हो रहा है, तो फिक्स है। अब इनका रेशियो देखो, 32:4 का लो तो कितना आएगा, 8:1 आया, ऑक्सीजन का रेशियो हाइट। अब इन्होंने बताया अगर ये 2 एलिमेंट हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेपरेटली अलग से जुड़ रहे हैं तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के क्या बनाते हैं, पानी, H2। अब यहाँ पे मास का रेशियो लो, 2:16, तो 1 रेशियो क्या आया, 8 आया, 8 मतलब ऑक्सीजन का, यही रेशियो इसका है। तो ये किसने बोला था, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल ने। सेम आ जाए, कुछ मल्टीपल आ जाए, मान लो 2 के 3 के ऐसे। फिर आता था अपना कौन, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गैसियस ने ये बोला पहली कंडीशन, ये अप्लाई किस पे होगा, गैसियस रिएक्टेंट पे। कंडीशन STP होनी चाहिए, टेम्परेचर प्रेशर बदलना नहीं चाहिए, सेम होना चाहिए। उसके बाद इसने ये बोला कि जब है ना गैसियस वॉल्यूम ने, कि गैसेस रिएक्ट हो रही है, कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना रही है, तो उनके जो स्टिकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जैसे मान लो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं आपके सामने कोई भी, सपोज ये है H2 गैस है, प्लस में Cl2 गैस, और ये बना रही है HCl गैस। मैंने बोल दिया कोएफिशिएंट करोगे तो यहाँ पे इसके कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, इसका मतलब यहाँ पे एक वॉल्यूम है, मोल, यहाँ पे भी कितना है, एक वॉल्यूम, यहाँ पे कितना है, 2 वॉल्यूम। तो इसने ये बोला, ये रेशियो आप करोगे तो कितना आएगा, 1:2। लॉ ऑफ गैसेस ने, कि जब गैसेस के जो रिएक्टेंट में कंबाइन होती हैं और एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है, गैसेस ज्वाइन हुई आपस में और एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की, अगर वहां पे पहली कंडीशन गैसेस होनी चाहिए, टेम्परेचर प्रेशर बदलना नहीं चाहिए इनका,
उसके बाद अगर गैसेस हैं आपके आपस में ज्वाइन हुए एक प्रोडक्ट बना लिया, तो वहां पे उनकी वॉल्यूम का रेशियो लोगे, वो भी एक फिक्स नंबर में आएगा, वोल नंबर में ही आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा। ये बोला था लॉ ऑफ गैसेस ने। इसी का सिमिलर आता था लॉ ऑफ अवेगेद्रो लॉ। उसने ये बोला कि जो गैस अलग अलग हो चाहिए, डिफरेंट गैस जुड़ रही है, अगर डिफरेंट गैस कंबाइन टू ईच अदर एंड फॉर्मेशन एक नया प्रोडक्ट, कंडीशन वही एसटीपी है आपकी, जो कंडीशन हम बात करें, गैसेज अलग अलग हैं, अगर उनकी वॉल्यूम का रेशियो फिक्स है, मान लो वॉल्यूम अगर आप सेम ले लो, मान लो दूसरी एक दो गैस ली, सपोज आपने H2 ले लिया, एक N2 ले लिया, समझाने के लिए मान लिया, कोई भी वैल्यू मान सकते हो। जब डिफरेंट गैस ज्वाइन हुई एक प्रोडक्ट बनेगा, अगर उनका वॉल्यूम सेम है तो उनके इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। तो उसने ये बोला वॉल्यूम है ना वो डायरेक्टली होगी नंबर ऑफ मोल के, फिर इसको हटाने के लिए कांस्टेंट आता है के, यहाँ पे के की वैल्यू निकालते हो तो V/N आता है। कई बार इसे न्यूमेरिकल आ जाता है, ऐसे कह देंगे दो सॉल्यूशन की वॉल्यूम दे रखी है, नंबर ऑफ मोल V2/N2, अगर एक निकालना हो तो कैसे निकालोगे, V1N2/N1। न्यूमेरिकल IIT JEE नीट में आता है आपका, अभी बोर्ड में तो सिंपल स्टेटमेंट से क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये किसने बोला, ये तो थे आपके 5 या 6 जितने भी लो। फिर कौन आया अपने उसमें क्या नाम बोलते हैं उसका, डाल्टन लो। तो डाल्टन आया, उसने कुछ बातें बताई थी, उसके कुछ पोस्टलेट्स हैं वो हम बता रहे हैं, उसके हमने सेपरेट में वीडियोस बनाई थी। डाल्टन ने पहली थिंग्स ये बोली कि जो आपके पास मैटर है, सबसे पहले जो स्टार्टिंग, तो मैटर का सबसे छोटा पार्ट है वो एटम है। क्या है सबसे छोटा पार्ट, एटम है। सेकेंड थिंग्स उसने बोला एटम इनडिविजिबल है, कि एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, बट ये बात ट्रू नहीं है। उस टाइम उसने ये बात बोली थी, फिर हमें पता है एटम को भी हम तोड़ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन देखते हो अब उनके अंदर भी आ चुके हैं, लेकिन जब डाल्टन ने जब ये किया था तब उसको ये पता नहीं चली थी। एक बार देख लेते हैं, हमारे कैमरे में वीडियो अच्छे से हो रही है रिकॉर्ड, ओके ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये वाले थिंग्स बताई डाल्टन ने। फिर उसने ये बोला कि कोई भी रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन, तो वहां पे पार्टिसिपेट कौन करता है स्टूडेंट्स, एटम। कौन भाग लेते हैं, एटम। एटम जैसे मान लो यही रिएक्शन थी, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम क्लोरीन आपस में जुड़ रहे थे, तब एक प्रोडक्ट बन रहा था। तो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट कौन करता है, एटम। फिर उसने बोला कि एक एलिमेंट है, मान लो कोई भी एलिमेंट मान लो, सपोज ऑक्सीजन है, कार्बन है, तो उस एलिमेंट के आइडेंटिकल कोई, तो वहां पे सारे पार्टिकल क्या होंगे, सेम होंगे। ऐसे नहीं कार्बन एक एलिमेंट है तो उसके एक पार्टन दूसरे तरीके का हो जाएगा, दूसरे के साथ बदल जाएगी। तो आइडेंटिकल अगर एटम है, कोई एलिमेंट है, तो उसके सारे एटम, उनकी साइज है सेम, मास है, वो सारा क्या रहेगा, सेम। अगर अलग हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, तो वो बदल जाएंगे। ये कुछ बातें उसने बताई थी। ऐसे ही उसने बताया कि कंपाउंड की क्या बोला उसने कि एटम आपस में जुड़ जाते हैं, एलिमेंट जुड़कर एक कंपाउंड बना लेती है। जैसे मैंने कहा कि कार्बन था और 2 ऑक्सीजन थे, जुड़ के क्या बना लिया, CO2 कंपाउंड। इसने ये तो बता दिया कि कंपाउंड बना लेते हैं एटम जुड़ के, बट ये नहीं बताया कि कंपाउंड बनते क्यों है, स्टेबिलिटी का क्या रीजन है, क्यों कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, रीजन बिहाइंड नहीं बताया इसने इतनी थिंग्स बताई थी ना ही इसने। ये तो थी इसकी पोस्टलेट, जो कुछ बातें बताई थी इसने। ऐसे ही इसने बताया था कि जब कंपाउंड कोई बनते हैं तो वह रेशियो है मास का, वो फिक्स नंबर में, जैसे डेफिनेट वाला ही था। बट इसकी कुछ लिमिटेशन थी स्टूडेंट्स। लिमिटेशन का मतलब है कुछ बातें एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, तो क्या बातें थी, फर्स्ट थिंग तो इसकी पहली बात ही गलत होगी कि एटम सबसे छोटा पार्ट मैटर का नहीं है, उससे भी छोटे हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अभी और डिस्कवरी उससे भी छोटे हैं, अभी पता चल ही रहा है। न्यूक्लियर फिजिक्स में जाओगे तो इससे भी बहुत ज्यादा डिटेल में, क्वार्क से, इलेक्ट्रॉन, म्यूट्रॉन, इनमें भी आ जाते हैं, डिटेल डिस्कशन करते हैं तब हम। तो इसने बताया पहली थिंग्स गलत होगी। सेकंड थिंग्स इसने बोला एटम इंडिविजुअल है, ये बात गलत होगी। एटम को हम तोड़ सकते हैं किसमें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम की स्ट्रक्चर क्या होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, बाहर सेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ये थिंग्स बताई थी इसने। ठीक है, ये हो गया इतना एटम की वाले में थिंग्स बताई। फिर इसने ये कह दिया कि अगर आपके पास एक ही टाइप के एटम है, सपोज कार्बन है या हाइड्रोजन है, तो उसके सारे सेम होंगे। बट स्टूडेंट्स ऐसा कर लो आप, मैंने मान लो यहीं H2 है, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन कौन 1 वाला है जो आप ज्यादातर यूज करते हैं, 2 वाला यूज कर लेते हैं, 2H2, इसका नाम हो जाता है वैसे D2, ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं, हैवी मेटल। तो यहाँ पे क्या है, ये देखो, ये हाइड्रोजन तो सेम है बट मास बदल गया। तो इसने तो कहा था प्रॉपर्टी सेम आनी चाहिए, बट इसकी प्रॉपर्टी अलग है, इसकी प्रॉपर्टी अलग है। ये क्या होता है, आइसोटोप्स। हमने कुछ टर्म्स बता रखे हैं आपको एक वीडियोस में, देख लेना 9th वाले में ही, 11th वाले स्टूडेंट्स की बता रहे जिनको नहीं आता। आइसोटोप्स, आइसो का मतलब होता है सेम। अगर एटॉमिक नंबर, जैसे यहाँ पे भी एटॉमिक, इसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं, नीचे को, ऊपर होता है मास नंबर। एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है, तो उन चीजों को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स हो गया। और आइसोबार, आइसोबार उनको बोलते हैं, जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल ले लिया, आर्गन है 20 है, 40, कैल्शियम है इसका 20 होता है, मास 40 होता है। अब मास नंबर तो सेम हो जाए और एटॉमिक नंबर आपका डिफरेंट हो जाए, आर्गन का सॉरी 18 होता है, तो इनको क्या बोलते हैं, आइसोबार। तो ना ही तो ये आइसोटोप्स के बारे में बता पाया, ना ही आइसोबार के बारे में, ना ये एक्सप्लेन कर पाए कि एटम
को हम किस में डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद इसने क्या बताया कि इसने ये तो थिंग्स बोले कि कंपाउंड बनते हैं, बट स्टेबिलिटी का रीजन नहीं बताया कि अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए करते हैं, जैसे नोबल गैस है वो नहीं करती, क्या रीजन है, क्या कौन सा फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन प्ले करता है, वो कुछ भी नहीं बताया इसने। तो ये कुछ बातें इसकी लिमिटेशन हो जाती है। फिर इसी में आगे आता है मॉडिफाइड डाल्टन थ्योरी। मॉडिफाइड में जो लॉ थी ना, हमने जो पहले पढ़े थे कंजर्वेशन ऑफ मास डेफिनेट, उनमें ही कुछ बातें वही जो बताई गई, क्या क्या उसने मॉडिफाइड किया गया बाद में डाल्टन ने, जो ये बातें उसको पता चली। उसके बाद जो अपना टॉपिक आता है एसएफ वैल्यू का, सिग्निफिकेंट फिगर। इसकी हमने सेपरेट वीडियोस बना रखी है 5 मिनट की, देख लेना। एक बार रिकैप करवा रहे हैं क्या व्हाट वी हैव डिस्कस ऑन दिस वीडियो। एसएफ वैल्यू क्या होती है? ये भी एक डिजिट है, एक नंबर है, उसको हम काउंट करने के कुछ रूल्स होते हैं। मान लो नॉन जीरो वैल्यू है कोई भी, तो वो जितनी है वही उसकी एसएफ वैल्यू हो जाएगी सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे मैंने लिख दिया सपोज 1 2 3, तो कितनी डिजिट है? 3, तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, ऐसे ही मैंने बोल दिया। मान लो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर की हम बात करें, अगर डेसिमल वाले में मान लो ऐसे है 0.1230, तो अब क्या हुआ है, डेसिमल से इस साइड नॉन जीरो वैल्यू कुछ नहीं है, तो इसको काउंट नहीं करोगे, यहाँ से करोगे 1 2 3 4, कितनी वैल्यू जाएंगे इसमें? 4। अगर यहाँ पे भी कुछ वैल्यू आ जाती तो इस जीरो को भी काउंट करना था। 1 2 3 4 5 6, इस टाइप के रूल है। फिर इसने एक बताया कि ये रूल हमने कर रखे हैं 5 मिनट की वीडियोस में। दो चीजों को आप ऐड कर रहे हो, मान लो एक की मैंने कहा सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, दूसरे की 5 है, तो आंसर में कितनी आएंगी? तो जो आप आंसर निकालोगे उसमें फिगर आएंगी जो 3 आएंगी, जो कम है। इसने ये क्या रूल बोला कि जब दो थिंग्स को आप दो चीजों को ऐड कर रहे हो, तो सिग्निफिकेंट फिगर जो लिस्ट है वहीं आपके आंसर की प्रिसाइज वैल्यू होगी। उसके लिए कुछ रूल होते हैं, वो भी हमने उसमें बताए रखे हैं आपके, कि राउंड ऑफ आप कैसे करोगे, देख लेना। उसके बाद अपना इंपॉर्टेंट आता है मोल कंसेप्ट। मोल क्या है स्टूडेंट्स? उसी में कुछ टर्म आती है, एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास। एटॉमिक मास मतलब एक एटम का मास, ग्राम लगा दिया उसके आगे, तो इसका मतलब मास को किसमें एक्सप्रेस कर रहे हो? जी में। जैसे मैंने बोला ऑक्सीजन का मास बताओ, एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है, अगर ग्राम एटॉमिक मास पूछा है तो क्या लगाओगे? जी। मोलिकुलर मास आ गया, इसका मतलब किसी मोलिक्यूल का मास, जी लगा है ग्राम तो जी यूज करोगे, सिंपल है तो आप यू यूज करोगे। ठीक है, पहले AMU भी यूज करते थे, बट अब यू यूज करते हैं, यूनिफाइड मास। उसके बाद मोल कंसेप्ट आया। मोल कंसेप्ट में क्या है? मोल भी एक नंबर है, जैसे एक डजन नंबर है ना, एक डजन सुनते हैं पता चलता है कि 12 है। मैंने आपको बोला 24 किलो, आप ऐसे तो नहीं कहते 24 दे दो, मैं 36 दे दो, सीधा 2 डजन बोला तो अगला समझ जाएगा हमें 24 केले देते हैं। एक डजन एक यूनिट बना दी, तो ऐसे एक मोल बना रखी है एटम की, क्योंकि एटम बताओ बहुत छोटे ही साइज के, ऐसे काउंट तो नहीं कर सकते, एक एटम है, 2 एटम है, 3 एटम है, नेट ऐसे देख भी नहीं सकते। तो इसके लिए क्या टर्म बनाई गई? एक मोल। तो एक मोल में कितने पार्टिकल आएंगे, उसकी वैल्यू क्या होती है? एवोगैड्रो ने जो दी थी साइंटिस्ट ने, इसको रिप्रेजेंट करते हैं Na से, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 10⁻23। इतने मॉलिक्यूल। अगर मैंने बोला कि एक मोल ऑक्सीजन एटम, तो उसमें इतने एटम होंगे, समझ सकते हो आप। मैंने बोला एक मोल बनाना, तो इतने इतने केले होंगे। ठीक है, तो ऐसे एक मोल की वैल्यू है। और स्टार्टिंग में फिर AMU को भी डिफाइन किया गया था, एटॉमिक मास यूनिट को, उसको डिफाइन किया गया कि वो है ना 1/12 पार्ट है एक कार्बन के 12 वाले हिस्से का, 12 एटम का। और जब AMU को ग्राम में वैल्यू देखते हैं ना, तो उसकी वैल्यू आती है 1.67 10⁻⁻24 जी। ठीक है, ये भी यूज करते हैं आगे। बाद में हम किसको रेफरेंस माने भाई, जैसे आप 1 किलो का वेट है ना, उसके रेफरेंस के तोल के दे देते हैं आपको। तो रेफरेंस की चीजों के लिए उन्होंने कार्बन और ऑक्सीजन दो को देखा गया था कि किसको माने। बाद में रेफरेंस माना गया कार्बन को। ऑक्सीजन की कुछ लिमिटेशन लगी थी, एक तो रिएक्टिविटी ज्यादा थी उसकी, आइसोटोप्स का 2-3 थे, एविडेंस वगैरह के रीजन थे। ठीक है, तो ये सारी थिंग्स थी। फिर इसमें जो अभी आपके लिए काम आएंगे ज्यादा चीजें क्या है, मोल की अलग अलग डेफिनेशन होती है, एक मास के टर्म में, वॉल्यूम की टर्म में, पार्टिकल की टर्म में, कितने एटम है, ऐसे सारी थिंग्स की होती है। अब देखिए, अभी जो न्यूमेरिकल्स के लिए वैसे काम आएगा, तो आपको याद रखना है मोल की। अगर आपसे मोल की डेफिनेशन मास के टर्म में पूछे, तो ये फार्मूला याद रखोगे, गिवन मास बाई मोलर मास। इससे आपके कंसंट्रेशन टर्म के सारे न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएंगे। गिवन कितना है, वो नीचे मोलर मास 1 मोल का मास। उसके बाद अगर पार्टिकल के टर्म में पूछे, तो गिवन पार्टिकल आपको दे देगा, और नीचे हो जाएंगे आपके एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड। न्यूमेरिकल भी करवाएंगे सेपरेट वीडियोज में। उसके बाद वॉल्यूम में पूछे, तो गिवन वॉल्यूम कितनी है, नीचे स्टैंडर्ड वॉल्यूम 22.4। कई बार आपने देखा होगा स्टूडेंट, ऐसे लिखा मिलता है 22.7। तो अगर प्रेशर की यूनिट ATM यूज कर रहे हो तो 4 लेना है, बार यूज कर रहे हो तो 22.7। ये 3 फार्मूले देखने हैं आपको। उसके बाद क्या होगा,
अपना आता है इंपॉर्टेंट टर्म्स, क्या आता है इंपेरिकल फार्मूला, मोलिकुलर निकालना और लिमिटिंग रिएजेंट और कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म हमने क्लास 12 की पहली यूनिट में डिस्कशन की थी, फिर भी एक बार रिकैप करवा रहे हैं। कंसंट्रेशन का वैसे मतलब होता है जैसे मान लो सॉल्यूशन होता है एक होमोजेनियस मिक्सर, जब आपने दो या दो से ज्यादा चीजों को मिक्स कर दिया कंपोनेंट को, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन की हम बात करेंगे जब दो चीजों को मिला रहे हो। मान लो मैंने कह दिया गिलास पानी है, उसके अंदर आपने 2 ग्राम नमक मिला दिया, तो नमक क्या है, जो कम होता है ना उसको सॉल्यूट बोलते हैं और जो ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट। दोनों को मिलाने के बाद क्या बना, सॉल्यूशन। कंडीशन है होमोजेनियस होना चाहिए मिक्सचर। होमोजेनियस का मतलब है मिलाने के बाद में पूरी कंपोजिशन एक जैसी हो जाए, यूनिफॉर्म। जैसे पानी में नमक मिला दिया, बाद में अलग से तो नहीं दिखाई देगा आपको, टेस्ट करोगे ऐसे तो नहीं ऊपर से ज्यादा साल्टी लग रहा है नीचे से कम लग रहा है, इक्वली रहेगा ना एक जैसे में, वो कैसा है होमोजेनियस। हिट्रोजेनियस मिक्सचर वो होता है जैसे पानी में ऑयल मिला दो तो घुलेगा तो नहीं ना, ऊपर वाला अलग है नीचे वाला अलग है, वो कैसा है हिट्रोजेनियस मिक्सचर। तो वैसे ही अगर मान लो कोई सॉल्यूशन बना रखा है, सपोज आपने नमक मिलाया पानी में, वो कितना प्रेजेंट है, तो उसके लिए कंसंट्रेशन टर्म बनाई हुई है कुछ। तो पहली कंसंट्रेशन टर्म होती है स्टूडेंट्स आपकी मोलरिटी। क्या होती है, मोलरिटी। मोलरिटी का फार्मूला होता है एक सॉल्यूशन लीटर सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, तो क्या फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, और नीचे होता है सॉल्यूशन और वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। एमएल में है, मान लो मैंने कह दिया 500 ml है, तो लीटर में चेंज करने के लिए किसी डिवाइड कर दोगे 1000 से। ओके, तो ये आपके पास मोलरिटी, इसकी यूनिट क्या हो जाती है मोल पर लीटर। इतनी बात ध्यान रखनी है, और न्यूमेरिकल की हम सेपरेट में लेंगे। टेम्परेचर के साथ में अब आपको पता है कि वॉल्यूम बढ़ती है, जैसे पानी को गर्म करो वेपर बनेगी, वॉल्यूम की ज्यादा जगह घेरेगी, तो अगर वॉल्यूम टेम्परेचर से बढ़ेगी तो क्या होगी, मोलरिटी घट जाएगी। ये 3 बातें याद रखनी है रिलेटेड टू मोलरिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। फिर आता है आपका स्मॉल स्मॉलम होता है मोलरिटी। क्या होता है मोलरिटी, मोलरिटी में ऊपर सेम रहेगा नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के, बस यहाँ बदल जाएगा, यहाँ जाएगा उसमें मास ऑफ सोलवेंट। सोलवेंट का मास लेना है वो भी किलोग्राम में, ग्राम में है तो आप चेंज कर लोगे, आता है आपको 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम, ऐसे चेंज करना। इसकी यूनिट क्या हो जाती है मोल पर केजी, और ध्यान रखना है ये टेम्परेचर के साथ बदलती नहीं है। और एक बात स्टूडेंट, अगर किसी को स्पीड फास्ट लग रही हो, सोच रही हो मैम तो बहुत ज्यादा फास्ट पढ़ा रही है, तो आप लेबर स्पीड में ऑप्शन होता है तो आप कम ज्यादा कर सकते हो, 0.5 जिसको कम लग रही है वो ज्यादा, तो ये आपकी चॉइस है। ये हो गई मोलैलिटी। मोलैलिटी की बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है, कौन नॉर्मलिटी। कौन रहता है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी का सिंपल सा फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंज है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालने आपको सोल्यूट के, नीचे होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, सॉल्यूशन के अंदर वॉल्यूम लीटर में। अब इसके 3 फार्मूले होते हैं स्टूडेंट्स। ग्राम इक्विवेलेंट वेट सोल्यूट का क्या फार्मूला होता है, गिवन मास बाई में इक्विवेलेंट मास। गिवन पेपर में देगा 5, 10, 15, 20। इक्विवेलेंट मास का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स मोलिकुलर मास बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर कैसे निकालोगे, अगर आपके पास एसिड है तो एन फैक्टर होते हैं H प्लस कितने देगा, मान लो मैंने बोला HCl तो कितने H देख सकता है 1, H2SO4 2, तो एन फैक्टर एसिड के लिए H देखोगे, बेस के लिए OH कितने दे सकता है, और साल्ट है आपके पास, जैसे मैंने लिख दिया NaCl, तो NaCl ना ही तो एसिड है ना ही बेस, तो वहां पे चेक करने के 2 वे होते हैं आपके पास, या तो आप मेटल की वैलेंसी बताओ तो वही उसका आंसर, या चार्ज निकाल लीजिए, जैसे सोडियम की वैलेंसी +1 होती है तो इसका एन फैक्टर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी यूनिट हो जाती है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। यही भी सेम मोलरिटी नॉर्मलिटी दोनों ही टेम्परेचर बढ़ाने से घटती हैं, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, और इसमें हम थोड़ा सा आपको फास्ट करवा रहे हैं क्योंकि हमने डिटेल डिस्कशन सेपरेट करवा रखा है, ये बहुत दिन हो गए स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे, इसलिए हम सेपरेट एक सारे कंटेंट को एक वीडियोस में कंक्लूड कर रहे हैं। वैसे सेपरेट टॉपिक्स की हमने ऑलरेडी बना रखी है वीडियो, वो भी आप चेक कर सकते हो। नॉर्मलिटी हो गई, उसके बाद हम पढ़ते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन सबसे आसान है, मान लो मैंने कह दिया ए और बी है, ए के मैंने कह दिया 5 मोल, एक के साथ है, मोल दे रखे हैं तो की बात है। मोल फ्रैक्शन निकालने का फार्मूला था, जिसके निकालने आपको उसके मोल, मान लो मैंने कह दिया ए के निकालो मोल फ्रैक्शन, तो ए के मोल ऊपर नीचे टोटल कितने आएंगे 5/4, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, और कई बार एक्स से भी करते हैं। ओके, जिसका निकालना होता है आपको वो, और याद रखना है 2 चीजों का मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 होता है। ओके, उसके बाद आप पढ़ते हो पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, वेट परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज एंड स्ट्रेंथ। वेट परसेंटेज भी वही होता है, मास ऑफ कंपोनेंट नीचे टोटल मास, परसेंटेज के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे 100 से, ऐसे ही वॉल्यूम परसेंटेज, स्ट्रेंथ में हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे हो जाएगा वॉल्यूम। ओके, पार्ट्स पर मिलियन में मास ऑफ कंपोनेंट नीचे टोटल, बस वहां पे आपको परसेंटेज में तो 100 करते हो, और पार्ट्स पर मिलियन में 10 की पावर चाहे। इसका यूज तब किया जाता है जब बहुत ज्यादा कोई चीज है, मान लो समुद्र है, उसके अंदर मैंने 2 ग्राम नमक, कोई भी चीज मिला 2 ग्राम NaOH मिला दी, मैंने कब अब पता लगा के लाओ, ये इन्वायरमेंट में जब पॉल्यूशन वगैरह पता लगाते हैं तब पीपीएम का यूज किया जाता है। तो जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस, लार्ज चीज में कोई थोड़ी बहुत स्ट्रेस क्वांटिटी प्रेजेंट हो,
तब इसका यूज किया जाता है ppm का। तो 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करनी होती है। उसके बाद कुछ रिलेशन होती है जिनकी हेल्प से क्वेश्चन आ जाते हैं। एक तो होती है आपकी नॉर्मलिटी इक्वेशन n1v1 n2v2। कब यूज करोगे? जब आपको दो सॉल्यूशन की वॉल्यूम दे रखी है और एक की नॉर्मलिटी एक कैलकुलेट करवा लेंगे। तो n1 कैसे निकालोगे? n2v2 बाई v1। ऐसे ही मोलरिटी इक्वेशन में यहाँ पे क्या यूज करोगे? m1v1 इक्वल टू m2v2। ऐसे ही वॉल्यूम निकाल लोगे। एक होती है रिजल्टेंट मोलरिटी। रिजल्टेंट मतलब टोटल। वो कैसे निकालते हो आप? m1v1 प्लस में m2v2 डिवाइड कर दो उनको वॉल्यूम से, तो क्या निकल जाएगी? रिजल्टेंट मतलब ओवरऑल सॉल्यूशन की मोलरिटी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ फार्मूलेस थे। अगर मोल है नंबर ऑफ मोल तो इनको n1 से डिवाइड हो जाता है दोनों साइड। रिलेशन क्या होता है नॉर्मलिटी और मोलरिटी में? तो नॉर्मलिटी इक्वल टू होगी मोलरिटी इनटू एसिड है तो बेसिसिटी देख लो, बेस है तो एसिडिटी। इनकी न्यूमेरिकल हम एक अलग वीडियो में डिस्कशन करेंगे। फिर एक टॉपिक आता है आपका लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट सिंपल सा एक शॉर्ट ट्रिक हमने वीडियो में बनाई थी। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का फार्मूला आता है मोल को डिवाइड कर दो स्टिकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जैसे मान लो मैंने एक इक्वेशन ले ली n2 + H2 NH3 बन रहा है। देख लेते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है वीडियो की लेंथ बढ़ने से अपलोड होने में। देखो ये वैल्यू है मान लो, अब हमने इसको बैलेंस कर दिया। यहाँ के कोफिशिएंट स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितने हैं? 1। यहाँ पे कितना लिखा है? 3। इसके कितने हैं? 2। तो लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब ये होता है मान लो कोई रिएक्शन कर रहे हो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, तो जो वैल्यू कम हो वो आपके डिसाइड करेगी रिएक्शन के प्रोडक्ट बनने की। लिमिट में हो कम हो उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। न्यूमेरिकल आपको निकालना पूछते हैं तो सबसे पहला काम इनका दे देंगे, भाई ये 5 ग्राम है 10 ग्राम है कितना भी। तो सबसे पहले इनके मोल निकालो। मोल कैसे निकालोगे? गिवन मास बाई मोल है। जैसे मान लो n2 के मोल निकाले तो गिवन कितना है? 5। एक नाइट्रोजन का 14, कितने नाइट्रोजन है? 28। तो ये इसके मोल निकल गए। ऐसे यहाँ पे इसका मान लो 10 दे रखा है सपोज, और कितने हैं आपके हाइड्रोजन? एक हाइड्रोजन का एक कितने हैं? तो 2। तो इसके कितने निकला है? 5 निकला है। इसके 5 बटे 28। मोल निकालो। फिर मोल को डिवाइड कर दो स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसको किससे करोगे? 1 से। इसको किससे करोगे? 3 से। तो जो वैल्यू कम आ जाती है वही आपकी क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, तो ये सीधा सा फार्मूला था आपका निकालने का। फिर एक क्वेश्चन आता है आपका एम्पिरिकल फार्मूला और मोलिकुलर, और ये लास्ट टॉपिक रहेगा इस यूनिट का। वैसे बीच में था फिर हम बता रहे लास्ट में। उसमें क्या होता है आपको अलग अलग एलिमेंट की, मान लो ये है परसेंटेज पेपर में मिलेगी। मान लो ये 20% है, सपोज ये 30 है, ये 40 है, ये देगा आपको कहेगा इंपेरिकल फार्मूला मोलिकुलर। मोलिकुलर होता है उसका एग्जैक्ट फार्मूला, इंपेरिकल होता है जब हम किसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दें। मान लो ये है सपोज C6H12O6 ग्लूकोज का। अगर इसका इंपेरिकल करेंगे तो कॉमन चीज क्या है? तो इसका 1 6 दूनी 12 और ऑक्सीजन। तो इसका कॉमन फार्मूला इंपेरिकल बनेगा CH2O। और मोलिकुलर जो एग्जैक्ट फार्मूला है, तो यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल जो आता है वो क्या करेंगे? एलिमेंट की परसेंटेज दे देंगे। सबसे पहले आपको टेबल बनानी होती है, एलिमेंट का मास लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? मोलिकुलर। जैसे कार्बन का कितना है? 12। हाइड्रोजन का कितना है आपका? 1। ऑक्सीजन का कितना है? 16। उसके बाद दूसरी टेबल बनाते हो, जो आपका परसेंटेज है उसको किससे डिवाइड करोगे? उसके मोलिकुलर मास से। एलिमेंट की परसेंटेज देंगे, मोलिकुलर मास आपको आता मिलेगा, परसेंटेज को किससे डिवाइड करोगे? मोलिकुलर मास से। फिर जो वैल्यू कम आ जाएगी, मान लो सपोज इसकी मैंने 20 लिख दी, इसको 20 से 12 से किया, इस दूसरे वाले को किससे किया? 30 से 1 से किया, एक को 40 से 16। इनको डिवाइड कर लो, जो भी आंसर आ रहा है, मान लो सपोज ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, समझाने के लिए। बाद में आपको क्या करना है? जो वैल्यू सबसे कम आई उससे फिर से डिवाइड करोगे। ठीक है, जो वैल्यू सबसे कम आती है, जो भी आंसर में आप निकालते हो उससे डिवाइड करते हो। फिर अगर आपने कॉमन वैल्यू आ जाती है डिवाइड करने के बाद, मान लो 1 आ गया, 2 3, तो वही उसका आंसर की कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन। अगर पॉइंट में आ जाए आपके लास्ट में डिवाइड, मान लो 1 आ गया 1.5 आ गया, समझाने के लिए बता रहे हैं। मान लो 1 आ गया आपके पास, 2 आ गया समझाने के लिए, एंड ये मान लो 3 आ गया तो आपका पॉइंट तो नहीं हो सकता, तो आप क्या करें? कॉमन चीज से 2 से कर दे मान लो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3, यहाँ पे 4 और 3 × 6। इसका मतलब कार्बन 3 हो जाएंगे और हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 6। अगर किसी को डिफिकल्ट लग रहा है तो हमने अलग से बना रखी है इसकी वीडियो, आप चेक कर लेना वहां से। ठीक है, तो ये हमने ट्राई किया है एक वीडियोस में, जो इंपॉर्टेंट थिंग्स थी इसकी वो डिस्कस की है। एक वीडियोस हम इसके न्यूमेरिकल के ले लेंगे, उसमें मोल कंसेप्ट, कंसंट्रेशन टर्म और ये इस वाले पोर्शन से। तो आप जितनी ज्यादा स्टूडेंट्स की नीड होगी उसके अकॉर्डिंग हम अगले वीडियोस बनाएंगे। और कुछ और आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको कंटेंट यूजफुल लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।